Hello friends, welcome back to our channel. Hope that you all will be fine in the pandemic situation. आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और सेफ होंगे। तो एक नए जोश के साथ शुरू करते हैं अपना सेशन। तो अभी तक हम लोग जो वेक्टर्स के टॉपिक में पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा? हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वेक्टर क्या होता है, सब डेफिनेशन पढ़ लिया। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन पर। तो आप लोग बोल रहे होगे ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यूनिट्स वेक्टर। हमने थोड़ा थोड़ा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। वेक्टर एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन जो होगा वो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का एडिशन होगा। और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर हमने थोड़ा सा पहले ब्रीफली सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन लिया था, और इसको डीपली समझाने के लिए हमको कुछ टॉपिक पढ़ना जरूरी था, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। उसी के ऊपर से इसके हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इसलिए आज हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर्स को एकदम डीपली समझेंगे। डीपली मीन्स उसका फॉर्मूला समझेंगे, कैसे उसको लगाते हैं या उसके कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर और हम सीखते हैं पहला टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो अपना पहला टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से हम शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ओके, तो कंपोनेंट्स होता क्या है और कंपोनेंट हमको लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए, कंपोनेंट लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? एक्चुअली हमने डायरेक्शन डिफाइन किया है फिजिक्स के अंदर कि ये होता है हमारा एक्स डायरेक्शन और ये होता है हमारा वाई डायरेक्शन, या इसको ईस्ट या इसको नॉर्थ कुछ भी बोल सकते हो। ये हमने डायरेक्शन डिफाइन किए हैं फिजिक्स के अंदर। बट अगर कोई वेक्टर कोई एंगल पर जा रहा हो, जैसे कोई वेक्टर अगर यहाँ पर है, सपोज कोई वेक्टर यहाँ पर है, तो हम बोलेंगे कि वो वेक्टर जो है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट अगर कोई वेक्टर इस तरह ऐसा मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से, कोई वेक्टर सपोज कोई वी वेक्टर है और कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो हम बता नहीं पाएंगे कि वेक्टर एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है। लेकिन ये वेक्टर कुछ ना कुछ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कुछ ना कुछ वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए उसका जो नेट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। हमने पढ़ा था कि कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए तो उसका जो नेट होता है इस डायरेक्शन में जाता है। बट इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में वो वेक्टर कितना जा रहा है, मीन्स ये वेक्टर सपोज ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, तो फिर ये एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा है, मीन्स 10 का कितना पार्ट एक्स डायरेक्शन में है और कितना पार्ट वाई डायरेक्शन में, वही हमको देखना है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि वेक्टर का कितना पार्ट एक्स डायरेक्शन में है और कितना पार्ट वाई डायरेक्शन में है। इसलिए हम लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर किस तरह से लिया जाता है वो हम समझ, पहले क्यों लिया जाता है वो हम समझ गए। कोई वेक्टर कुछ एंगल पर हो तो उसको हम सपोज हमको एक्स और वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना हो, या अगर 3D में पढ़ेंगे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना हो, तो हम वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं। और कंपोनेंट किस तरह से लिया जाए वो हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज ये क्वाड्रेंटल सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर एक क्वाड्रेंटल सिस्टम ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। और सपोज कोई वेक्टर जिसको हम डिफाइन करते हैं एक एफ से या ए वेक्टर से, जो कि है थीटा एंगल पर, तो हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर किस तरह से लिया जाता है, मीन्स ए का कितना पार्ट इस डायरेक्शन में होगा, उसके लिए क्या करते हैं हम प्रोजेक्शन लेते हैं। ए का प्रोजेक्शन एक्स डायरेक्शन में, तो ए का प्रोजेक्शन हम लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, मीन्स इतना पार्ट जो होगा वो ए का प्रोजेक्शन होगा एक्स डायरेक्शन में, और ये वेक्टर का कितना पार्ट एक्स डायरेक्शन में है उसी से हम बता देंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिया जाता है मैंने वो लेक्चर में समझाया था आपको कि जहाँ पर थीटा हो वहाँ पर आता है कॉस थीटा का टर्म, और उसके परपेंडिकुलर जो होता है वहाँ पर आता है साइन थीटा का टर्म। इसको एक बार नहीं याद हो, जिसने नहीं देखा हो लेक्चर उसके लिए थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। सपोज ये थीटा है, ठीक है, और ये हमारा सपोज ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, इसको हम कुछ भी ले ले वेरिएबल, सपोज पी ले लेते। ठीक है, हमको पी फाइंड करना है इसको हम पी ले लेते हैं, इसको हम पी लेते हैं। ठीक है, हमको जो है पी फाइंड करना है कि पी कितना है। ठीक है, तो पी के लिए क्या करेंगे हम, देखो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है हमारा पी वेक्टर और हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए वेक्टर। ठीक है, हमको पी फाइंड करना है, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पी हो जाएगा ये इस तरफ चला जाएगा, तो
कॉस थीटा। तो पी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है या पी वेक्टर क्या आ रहा है, ए कॉस थीटा। ओके, इसी तरह से अगर ये साइड हमको फाइंड करना हो, मीन्स ये वाला इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे ये वेक्टर होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ पड़ेगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर पड़ेगा इस तरफ। तो ये जो कंपोनेंट पड़ा हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया पी, सपोज ये है क्यू, ठीक है, हमको क्यू फाइंड करना है, क्यू क्या होगा। तो क्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये क्यू होगा तो ये भी क्यू होगा, ठीक है। तो क्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए वेक्टर। तो क्यू ओके साइन थीटा है, ओके, और ये है क्यू वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। तो क्यू वेक्टर हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ए साइन ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो क्यू हमको क्या मिल गया, ए साइन थीटा। मीन्स हमारा जो ये एक्स के डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है ए कॉस थीटा, और जो वाई के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है ए साइन थीटा। तो इसको हम ये वेक्टर को हम ब्रेक करके दो कंपोनेंट से ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर लिखते हैं हम, किस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं हम। देखो हमने ये वेक्टर को दो डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो इसका हम नेट आंसर यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है वो इधर जा रहा है पी कॉस थीटा, और यहाँ पर सॉरी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर जा रहा है वो ए साइन थीटा, ठीक है। तो हमने दो वेक्टर को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया है। तो हमने ब्रेक कर लिया तो ये वेक्टर को अब भूल जाने का, ठीक है, बिकॉज हमने ये वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, ठीक है, दो डायरेक्शन में। तो हमारा इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये एक्स डायरेक्शन में ए कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में ए साइन थीटा। इसको याद रखने का ट्रिक मैंने बताया था आपको, कैसे याद रखना है कि थीटा के डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट, थीटा के डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट आता है कॉस थीटा वाला। मीन्स थीटा के डायरेक्शन वाला जो होगा इसका वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा, हमारा जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। मीन्स वेक्टर का कॉस कंपोनेंट आएगा जो जहाँ थीटा का डायरेक्शन है, थीटा के डायरेक्शन में अगर हमने उसका प्रोजेक्शन लिया तो ए कॉस थीटा आएगा, और जहाँ ए कॉस थीटा उसके परपेंडिकुलर हमने प्रोजेक्शन लिया तो आएगा ए साइन थीटा। थीटा कहीं भी दिया उससे कंफ्यूज हमको नहीं होना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल करते हैं हम, यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ वेक्टर दिया है, सपोज ये ए वेक्टर है और थीटा हमको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, हमको थीटा यहाँ पर दे दिया है। तो कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन लेंगे। तो देखो इस डायरेक्शन में देखो थीटा के अलॉन्ग क्या आएगा, मैंने बताया कि थीटा के अलॉन्ग आता है कॉस कंपोनेंट। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। अंडरस्टैंड, मीन्स थीटा यहाँ पर था इसलिए कॉस कंपोनेंट यहाँ पर आया, बट थीटा अगर यहाँ पर होता तो कॉस कंपोनेंट यहाँ पर आता। मीन्स याद इतना रखना है कि थीटा के अलॉन्ग होगा तो कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, और थीटा के मीन्स कॉस थीटा के जो परपेंडिकुलर होगा वो आएगा ए साइन थीटा। इतना हमको याद रखना है। ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, वो किस तरह से किया जाए, उसको एक दो क्वेश्चन से हम, हल्के फुल्के क्वेश्चन से हम करते हैं। इसको हम रफ करते हैं। हम सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, इसको समझने के लिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज डिस्प्लेसिंग एट एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक बॉडी है वो एट एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो डिस्प्लेस कर रहा है, और जो बॉडी है उसका वेक्टर क्या है, उसका वेक्टर हमने सपोज यहाँ पर बी वेक्टर से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, और कितना एंगल पर है, 60 डिग्री एंगल पर है यहाँ पर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। एक बॉडी कोई एंगल पर मूव कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, हमको उसका एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो ये कंपोनेंट हो जाएगा जो वेक्टर के अलॉन्ग है, ये हमारा हो जाएगा बी कॉस थीटा। मीन्स हमारा जो ये वेक्टर आ जाएगा ये आ जाएगा बी कॉस थीटा, और हमारा जो इसके कॉस थीटा का जो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है
कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो, बी कॉस थीटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी साइन थीटा। तो हमको एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना हो, कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, तो इन एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा। ओके, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या है 10 और कॉस थीटा क्या है यहाँ पर कॉस 60, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 5। अगर सपोज ये 10 मीटर है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर इसका कंपोनेंट आ गया इन द एक्स डायरेक्शन में। उसी हिसाब से जो बी साइन थीटा है, अगर वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा बी साइन थीटा। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है 10 इंटू साइन थीटा कितना है 60, साइन 60 हो जाएगा, थीटा 60 √3/2, तो 2 5 से कैंसिल हो जाएगा। इससे हमारा आंसर आ जाएगा 5√3। मीन्स जो 10 मीटर है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 5√3, यहाँ पर आ जाएगा 5√3 और यहाँ पर उसका कंपोनेंट आएगा 5। तो 5 और 5√3 का अगर हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो उसका आंसर 10 ही आता है। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम से चेक कर सकते हैं कि 5 और 5 का अगर दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो आंसर 10 ही आएगा। इसको वेरीफाई कर सकते हो आप कि 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर करके हम इसका वेक्टर एडिशन अगर करें, हम दोनों 90 डिग्री एंगल पर हैं तो इसका आंसर क्या आता है, देखो इसका आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ से 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर मीन्स 1 + 3, तो 5 इंटू √4 मीन्स 5 इंटू 2 मीन्स आंसर आ रहा है 10। ठीक है, तो हम इसका वेक्टर एडिशन करके चेक भी कर सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स होता है उसका वेक्टर एडिशन करने से हमारा ओरिजिनल वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो कंपोनेंट में किस तरह से ब्रेक करना है हम देख चुके हैं। अब इसको एक अच्छा क्वेश्चन हम इसके ऊपर लेते हैं जिसमें हमको कंपोनेंट ब्रेक करके कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, फोर्स का क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, ओके, उसको इस डायरेक्शन में फोर्स सपोज लग रहा है 10 न्यूटन का, और कुछ एंगल पर एक सपोज यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये एंगल जो कि है 45 डिग्री, और यहाँ पर उसको फोर्स लग रहा है 15√2 न्यूटन। नीचे के डायरेक्शन में उसका फोर्स कितना लग रहा है, सपोज वो लग रहा है x लग रहा है, और ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 40 न्यूटन। इस डायरेक्शन में उसका फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। ओके, चलो हम क्या करते हैं, इसको अलग डायरेक्शन में लेते हैं। हम लेते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है y। ओके, यहाँ पर हम x ले लेते हैं, यहाँ पर y ले लेते हैं। ठीक है, खाली वेरिएबल्स में कंफ्यूज ना हो इसलिए ले लिया। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इज 0। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इज 0। तो ये बॉक्स है, उस पर हमको नेट फोर्स 0 चाहिए, तो हमको बताना पड़ेगा कि x और y की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये बॉक्स पर नेट फोर्स 0 हो जाए, तो बॉक्स पर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब जितने x डायरेक्शन वाले फोर्स हैं उसका सम मीन्स यहाँ का जितना फोर्स लग रहा हो, यहाँ डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा हो 0 हो। जैसे यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, मेरे को कोई यहाँ से भी खींच रहा है सेम फोर्स से, और यहाँ पर भी खींच रहा है सेम फोर्स से, तो मैं इधर ही मूव करूँगा, ना ही इस तरफ मूव करूँगा ना ही इस तरफ, एकदम स्टैटिक रहूँगा। ठीक है, उस तरह से अगर कोई इसको यहाँ जितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है उतना फोर्स यहाँ पर लगना चाहिए, तो ये बॉडी जो है x डायरेक्शन मूव नहीं करेगा। उसी तरह से ये जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स यहाँ पर भी लगना चाहिए, तो बॉडी जो है y डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो बॉक्स का नेट फोर्स 0 करने के लिए हमको x डायरेक्शन का फोर्सेस और y डायरेक्शन के फोर्सेस को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर ये 15√2 न्यूटन का फोर्स कोई एंगल पर लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा यूज होगा कंपोनेंट का, बिकॉज देखो ये तो कोई एंगल पर लग रहा है कि x में है कि y में, हमको कैसे पता चलेगा। अब बताओ, हम लोग अगर x डायरेक्शन का फोर्स 0 करेंगे
तो इसका एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा वो हमको इसका कंपोनेंट लेके पता चलेगा कि इसका फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है। उसी हिसाब से अगर हम वाई डायरेक्शन वाला जीरो करेंगे तो वाई डायरेक्शन में इसका फोर्स कितना लग रहा है हमको इसका कंपोनेंट लेके पता चलेगा। तो हम पहले इसका कंपोनेंट ले लेते हैं यहाँ पर। देखो तो हम कंपोनेंट लेके लिखेंगे तो क्या होगा, देखो 15√2 न्यूटन है और इसका इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा 15√2 cos 45। तो 15√2 और cos 45 कितना होता है, चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ cos 45, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर मीन्स इस डायरेक्शन में इसका फोर्स कितना लगेगा 15√2 sin 45। कंफ्यूज ना हो इसलिए बॉल पेन बदल के करता हूँ। देखो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 15√2 cos 45 और वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 15√2 sin 45। तो ये वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, तो इसको हटा दो यहाँ पर से, इसका हमको कोई काम नहीं है, हमने इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर उसका नेट डायरेक्शन नेट फोर्स लिखते हैं कि बॉक्स पे टोटल नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में कितना लग रहा है। तो देखो पहले हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बात करते हैं। यहाँ पर उसको फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ध्यान से देखोगे तो ये 5 न्यूटन का जो फोर्स है ये भी देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ही लिख लेता हूँ, बिकॉज वेक्टर को हम शिफ्ट तक कर सकते हैं, हमने सीखा है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको शिफ्ट करके यहाँ पर लिख दिया। हम लिख देते हैं यहाँ पर 5 न्यूटन, ठीक है। और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर 15√2 cos 45, यहाँ पर लिख दो 15√2 cos 45 1/√2 होता है, तो √2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। देखो 15√2 cos 45 है तो cos 45 तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 15 न्यूटन। तो इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हमारा फोर्स क्या आ रहा है 15 न्यूटन। कैसे आया समझ गए, इसको हमने यहाँ पर लिखा। उसी हिसाब से हम देखते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, वो लग रहा है सिर्फ एक्स का। तो इस डायरेक्शन में हम फोर्स लिख देते हैं एक्स, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। उसी हिसाब से देखते हैं वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। एक तो फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, तो हम लिख देते हैं वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। दूसरा फोर्स लग रहा है 15√2 sin 45, sin 45 भी 1/√2 होता है, तो √2 से 1/√2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 15 न्यूटन, ठीक है। और नीचे के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है वाई। तो हमने यहाँ पे सबको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बॉक्स पे जो है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मींस यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है वही फोर्स यहाँ पर लगना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है, मींस ये दोनों फोर्स का जितना ये फोर्स है उतना यही फोर्स होना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू लिखता हूँ मैं 15 + 10 + 5, तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 25 + 5 30 न्यूटन, ठीक है। एक्स की वैल्यू 30 क्यों आए, बिकॉज हमने ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन का फोर्स इक्वेट कर दिया। उसी हिसाब से वाई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखो वाई इक्वल टू हो जाएगा 40 + 15 न्यूटन हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन। तो अगर x 30 न्यूटन रहेगा तो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन फोर्स कैंसिल हो जाएगा, और y 60 न्यूटन रहेगा तो अपर और डाउनवर्ड का डायरेक्शन का फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का कमाल। बिकॉज हमने यहाँ पर कंपोनेंट ले लिया तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में फोर्स कितना है वो मिल गया हमसे, तो हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आपको, यहाँ पे हमने कंपोनेंट ब्रेक करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे हम कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। तो इसको हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा वो भी दूर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये सपोज हम कॉन्टिनेंटल सिस्टम लेते हैं और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो कि लग रहा है सपोज 15 न्यूटन का वो फोर्स लग रहा है, और वो है 60 डिग्री पर यहाँ पर से, ठीक है। वो फोर्स कितना डिग्री पर है 16 न्यूटन पर। यहाँ पर एक 60 डिग्री एंगल पर फोर्स है 15 न्यूटन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या पूछता हूँ, और फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम x axis along and perpendicular to it। देखो क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज चेंज कर दिया। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है कि जो फोर्स है इसका कंपोनेंट कहाँ फाइंड करना है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके चलो, बिकॉज हमको 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता होगा,
तो क्वेश्चन में बोलता हूँ फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो क्वेश्चन में हमको कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में नहीं फाइंड करना है, कंपोनेंट हमको कहाँ फाइंड करना है। सपोज हम यहाँ पर 30 डिग्री का कोई एंगल बनाते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री का एक लाइन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन हमारा कितने डिग्री पर है, इसको ब्लू पेन से करते हैं। देखो ये लाइन हमारा कितने डिग्री एंगल पर है, 30 डिग्री एंगल पर है। ये लाइन हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। ये जो है हमारा 30 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट आप कॉन्सेप्ट को समझो। ये लाइन जो है 30 डिग्री एंगल पर है। हमको जो फोर्स दिया है 60 डिग्री 15 न्यूटन का, उसका हमको कंपोनेंट हमको ये प्लेन पर फाइंड करना है, जो कि है 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब इसके अलॉन्ग मीन्स यहाँ पर और इसके परपेंडिकुलर हमको दो कंपोनेंट फाइंड करना है। तो देखो टोटल 60 डिग्री एंगल है और यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है, तो ये बचा कुछ एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर हमको कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं पूछा है, हमको कंपोनेंट पूछा है इसके अलॉन्ग कितना कंपोनेंट होगा वही हमको पूछा है। तो इसका एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, देखो इसके अलॉन्ग इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा जो कि हो जाएगा 15। देखो यहाँ अच्छे से लिखता हूँ, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा 15 cos 30, और इसी के परपेंडिकुलर मीन्स ये जो फोर्स है इसी के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी फोर्स के परपेंडिकुलर में फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ एक यहाँ पर, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 cos 30 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 sin 30। हमने यहाँ पर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लिया। मीन्स कंपोनेंट हम कहीं पर निकाल सकते हैं, एक अलॉन्ग आएगा और एक जो हमने अलॉन्ग निकाला है उसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 cos 30 हो गया, यहाँ पर 15 sin 30 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 cos 30 √3/2 और यहाँ पर 15 sin 30 जो भी निकालो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन कंपोनेंट किस तरह से लेना है वो मैंने यहाँ पर बता दिया। जैसे इंक्लाइन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो ये सपोज यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, और इस पर नीचे फोर्स लग रहा है mg। ये क्वेश्चन ऐसे इंक्लाइनेशन में आता है, ठीक है। बोलेंगे कि इसके अलॉन्ग फोर्स निकालो, मीन्स यहाँ पर देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ पर कोई एंगल ले दिया सपोज 30 डिग्री और बोलेंगे फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ, जैसे यहाँ पर mg लग रहा है तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो इसका हम कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। यहाँ पर सपोज ये हमने पॉइंट लिया, तो अलॉन्ग पहले हम एक अलॉन्ग द इंक्लाइन निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से एक फोर्स निकालते हैं अलॉन्ग द इंक्लाइन। हमने यहाँ पर से थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ इसको, एक फोर्स हमने निकाल दिया अलॉन्ग द इंक्लाइन, और इसी फोर्स के परपेंडिकुलर एक फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। इस समझा हमने कि यहाँ पर क्या किया, हमने mg का फोर्स है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहेगा कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स को ब्रेक करो। तो मैंने अलॉन्ग द डायरेक्शन एक फोर्स ब्रेक कर लिया और परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक फोर्स ब्रेक कर लिया। तो यहाँ पर 30 डिग्री होगा, तो थीटा कहाँ पर आएगा, देखो ये 30 डिग्री कहाँ पर आएगा हम देखते हैं। देखो सपोज ये ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 30 या 90 है तो 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 और ये पूरा 90 है। देखो ये कितना हो जाएगा 90 + 30 हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा 30। मीन्स यहाँ पर जो थीटा है वो यहाँ पर थीटा आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ का जो थीटा वैल्यू आ रहा था यहाँ पर आ रहा था। तो mg का कंपोनेंट कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पर आ जाएगा mg cos 30 और यहाँ पर क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हो जाएगा mg sin 30। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो जब इंक्लाइनेशन पर दिया हो। तो यहाँ पर हो जाएगा mg cos 30, यहाँ पर mg sin 30। इसका जो कॉन्सेप्ट है हम फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। जब इंक्लाइनेशन पर कोई फोर्स दिया रहेगा, इंक्लाइनेशन पर कोई बॉक्स दिया रहेगा या फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो हम इसी तरह से फोर्स को ब्रेक करके करते हैं। जो mg रहेगा वो इधर रहेगा mg cos थीटा। सपोज यहाँ पर थीटा रहेगा, यहाँ पर थीटा रहेगा तो हमेशा यहाँ पर थीटा ही आएगा, ठीक है, इस तरफ। तो यहाँ पर ब्रेक होगा mg cos 30, mg cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा mg sin थीटा। तो इसी तरह से उसको ब्रेक करना होता है। तो हमने कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर के लिए जितना कॉन्सेप्ट हमको रिक्वायर था हमने सीख लिया।
अब यूनिट वेक्टर का हमने सीखा है, लेकिन उसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम सब कुछ समझते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पर से। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। हमने पहले से यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लिया है, लेकिन जो लोग नहीं देखे होंगे वीडियो को उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूँ कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, बिकॉज हमको आज क्वेश्चन करना है उसके ऊपर से। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट मतलब 1 होता है, और वो कोई भी वेक्टर का हमको डायरेक्शन दिखाता है, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम जनरली कोई भी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन के लिए हम कैप से डिफाइन करते हैं, मैंने कितनी बार बताया आपको, ठीक है, कि डायरेक्शन को हम ए कैप से डिफाइन करते हैं। ये हमारा क्या दिखाता है? ये हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को ही हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, बिकॉज यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी वेक्टर का हमको डायरेक्शन दिखाता है। आज हम देखेंगे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है और किस तरह से उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये तो हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड से और उसके डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाता है, हमने देखा था। और आगे हमने क्या देखा था कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू, किस तरह फाइंड करते हैं? ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। जैसे वेक्टर लिखा हो कोई यहाँ पर, उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो तो हमको मिल जाता है हमारा यूनिट वेक्टर। सपोज़ यहाँ पर कोई वेक्टर दिया हो, सपोज़ फोर्स दिया हो 10 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वेक्टर दिया है, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो हमारा जाएगा यूनिट वेक्टर। तो इसको एफ कैप से डिनोट करेंगे, तो एफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 न्यूटन दिया है, तो 10 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस अपॉन इसके मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन से इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया? इसका आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर से डिफाइन किया जाता है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होता है वही होता है यूनिट वेक्टर। और हमने आगे क्या पढ़ा था? यहाँ पर आगे हमने और भी पढ़ा था इसके डायरेक्शन के बारे में, एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में, उसको भी देख लेते हैं एक बार, आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि इस तरह से कोई वेक्टर दिया हो, ठीक है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन और ये हमारा वाई डायरेक्शन, ये हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये हमारा नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन हमको रिप्रेजेंट करना हो कि एक्स डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर, तो उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया था? एक्स डायरेक्शन के लिए देखो हमने डिफाइन किया था आई कैप, ठीक है। आई कैप क्या होता है? आई कैप इस, देखो यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से कि आई कैप क्या होता है? हमने आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मीन्स इस डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करें तो उसको हम कहते हैं आई कैप, ओके। और इसी तरह से वाई डायरेक्शन में डिफाइन करें, यहाँ पर हम आई कैप कहेंगे, और वाई डायरेक्शन में हम कहेंगे जे कैप। जे कैप क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अगर हम 3D में देखें तो 3D में z डायरेक्शन भी आता है, ठीक है। 3D यहाँ पर z डायरेक्शन आता है, इसको हम z डायरेक्शन डिफाइन करें तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव z डायरेक्शन। तो ये हमारा नेगेटिव z डायरेक्शन, ठीक है। तो z डायरेक्शन में जो आता है उसको हम कहते हैं k कैप। आई जे के से हम यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स प्लस z एक्सिस। तो जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव z एक्सिस। यहाँ पर कोई वेक्टर हो, हम इसका डायरेक्शन डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर फोर्स लग रहा हो 10 न्यूटन का, ठीक है। सपोज यहाँ पर अगर फोर्स लग रहा हो 10 न्यूटन का, तो हम क्या करेंगे? इसका अगर वेक्टर बताना हो हम बोलेंगे फोर्स इज एक्टिंग 10 न्यूटन
इन आई कैप डायरेक्शन। ओके, आई कैप बोल देंगे मीन्स वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। उसी तरह से अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस में मूव करता है तो उसके लिए हम लिखते हैं माइनस आई कैप लिखेंगे वेक्टर इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे कैप और माइनस के कैप सेम यहाँ पर समझ रहे हो किस तरह से हो गया, यूनिट वेक्टर इन नेगेटिव वाई एक्सिस और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर इन नेगेटिव जेड एक्सिस। यहाँ पर कोई वेक्टर मूव कर रहा हो नेगेटिव जेड एक्सिस में और नेगेटिव वाई एक्स, नेगेटिव देखो एक्स में मूव करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप और यहाँ पर लिखेंगे हम जे कैप, यहाँ पर लिखेंगे हम के कैप। और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो हम लिखेंगे माइनस आई कैप और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लिखेंगे माइनस जे कैप और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लिखेंगे माइनस के कैप। तो ये हमने देखा था यूनिट वेक्टर में कि जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन होता है उसको हम आई जे कैप से उसका यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं, मीन्स उसका डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं। इन सब का मैग्नीट्यूड तो वन ही होता है और लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और के होता है पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो देखते हैं हम इसका आगे, हम थोड़ा देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो आगे देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर सपोज एक वेक्टर दिया है यहाँ पर इस तरह से। ओके, सपोज यहाँ पर वो वेक्टर कोई एंगल पर है, हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई वेक्टर ए वेक्टर ले लेते हैं, वो कोई एंगल पर है, वो हो जाएगा थीटा एंगल पर। तो इसको हम एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो किस तरह लिखेंगे हम लिखेंगे ए कॉस थीटा आई कैप, बिकॉज आई डायरेक्शन में उसका वेक्टर हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप। अभी तक हमने आई कैप क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हमने आई कैप के बारे में पढ़ा नहीं था। और वाई डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर ए साइन थीटा जे कैप। ओके, हमने एक्स डायरेक्शन में ब्रेक किया तो हमारा ए कॉस थीटा आई कैप और वाई डायरेक्शन में ब्रेक किया तो आया ए साइन थीटा जे कैप। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप और जे कैप भी हमारा यूनिट वेक्टर है। तो ये वेक्टर को हम किस तरह से लिखेंगे हम देखते हैं। ए वेक्टर जो होगा हमने एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में उसको ब्रेक कर दिया तो ए वेक्टर को किस तरह लिखा जाता है, ए वेक्टर को लिखा जाता है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। हमने इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया तो हम ए वेक्टर को लिखेंगे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ओके, और अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके हम फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इसका हम लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम डायरेक्टली इसके यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, याद रख लेना है, ठीक है। हमने अगर कंपोनेंट से ब्रेक किया तो उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड किया जाएगा, दोनों 90 डिग्री एंगल पर हैं तो सीधा हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये ए साइन थीटा यहाँ पर होगा तो ए साइन थीटा यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, तो ए साइन थीटा और हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर, अगर हमको यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर क्या है हमारा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। हमने वेक्टर लिख दिया, हमको यूनिट वेक्टर लिखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर देंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम उसको उससे डिवाइड कर देंगे, ए साइन थीटा होल स्क्वायर। समझ रहे हो क्या किया हमने, यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, क्या किया हमने उसको यही वेक्टर को उस, देखो ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेक्टर और ये हमारा उसका मैग्नीट्यूड है। तो हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, हमने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर। इसको हमने कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म में लिखा है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो जिसमें कॉस थीटा साइन थीटा का टर्म ना है तो आप डायरेक्टली समझोगे तो आपको अच्छे से समझ पड़ेगा। ये तो इसका जनरल फॉर्मूला था जिसको मैंने आपको बता दिया है। इसको एक क्वेश्चन समझते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम सब कुछ फाइंड कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पर एक वेक्टर जो है वो 5√2 न्यूटन का है। ओके, वेक्टर 5√2 न्यूटन का है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये हमारा कोई वेक्टर है। ओके, और ये जो है एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। अब हम इसके अंदर सब कुछ फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे? वेक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद यूनिट वेक्टर, और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर। ठीक है, एंगल ऑफ वेक्टर। इतना सारा चीज़ हम इसी क्वेश्चन में सब कुछ फाइंड कर लेंगे कि किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है, किस तरह से यूनिट वेक्टर फाइंड किया जाता है, और किस तरह से एंगल ऑफ ए वेक्टर फाइंड किया जाता है। ओके, तो हम पहले फाइंड करते हैं वेक्टर। वेक्टर कैसे लिखेंगे? हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो हमारा इस कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? 5√2 cos 45, और ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 5√2 sin 45। ओके, तो हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर मैंने बताया था किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर पहले ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5√2 × 1/√2 हो जाएगा। मीन्स इसका आंसर 5 आ रहा है। उसी तरह से इसका आंसर भी आ जाएगा 5। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। हम लिखेंगे 5i + 5j। 5 इन i डायरेक्शन में इसका वेक्टर का जो 5√2 न्यूटन है वो i डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 5 है, और j डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड है j। तो हमारा हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिए। ये हमारा एक वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर हो जाता है एक वेक्टर। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो गया वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो गया वेक्टर। तो हमने वेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करोगे आप? √of i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो बाहर 5 कॉमन निकल जाएगा, अंदर 1 + 1 तो आ जाएगा √2। ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर दिया था, हमने फाइंड भी कर लिया कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया वापस 5√2। तो इससे प्रूव हो गया कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सही आया है। उसके बाद हमको देखना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे? हम देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर क्या दिया है? 5i + 5j, और डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5√2। तो हमको वेक्टर मिल गया। तो हमको a क्या मिल गया? यहाँ पर a हमको मिल गया 5/5√2 हो जाएगा। तो 1/√2i प्लस 5/5√2, तो फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2j। ठीक है, तो देखो हमने वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड कर लिया। इस तरह से भी इसको लिख सकते हो आप, इस तरह से भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसको मैंने इसमें और इसमें ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिख लिया इसको। तो हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब वेक्टर का डायरेक्शन, हमको एंगल ऑफ 45 डिग्री तो दिया ही है, लेकिन अगर नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर इसका x और y कंपोनेंट को उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो भी हमारा आंसर वही आ जाएगा। वो तो पता ही आपको कि y/x करना होता है। tan डायरेक्ट एंगल ऑफ वेक्टर क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? y/x मीन्स 5√2 sin 45 अपॉन 5√2 cos 45। यहाँ पर सब कैंसिल हो जाएगा। sin 45 अपॉन cos 45 होता है tan 45। ओके, तो इसे हमको कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ tan है, तो थीटा = 45 डिग्री मिल गया हमको। तो वो तो हमको क्वेश्चन में दिया ही था, लेकिन ये क्वेश्चन में हमने सारा कुछ फाइंड कर लिया कि मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड किया जाता है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर 3D में होगा तो 3D में किस तरह से किया जाए वो भी देख लेते हैं हम। और यूनिट वेक्टर किस तरह फाइंड किया जाए? उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हम इसको रफ करके एक 3D वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर अगर 3D में दिया हो तो इसी हिसाब का कॉन्सेप्ट उसमें भी अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पर लिखूँ, कोई एक वेक्टर दिया है हमको, यहाँ पर a वेक्टर दिया है, वो है 3i - 4j + 5k। मीन्स ये वेक्टर किस तरह से, इसका पहले वेक्टर डिफाइन करो किस तरह से होगा। हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं कि हमको वेक्टर क्या दिया है। हमको क्वेश्चन में दिया है ये वेक्टर, तो क्या दिया है? 3i। तो हमारा ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये होता है हमारा z एक्सिस। ठीक है, हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ये हमारा z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस।
तो वेक्टर दिया है 3i कैप, मीन्स हमको 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 3 है, और दिया है -4j कैप। तो j कैप तो इस तरफ है, बट -j कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। क्या है, -4, तो -4 इसका मैग्नीट्यूड 4 डायरेक्शन में, और कौन सा डायरेक्शन में है, -j कैप। ये j कैप डायरेक्शन है, और ये है -j कैप डायरेक्शन, और ये है i कैप डायरेक्शन। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 4 है, पर -j लिखा है ना यहाँ पर, मीन्स देखो यहाँ पर माइनस है तो -4 आ रहा है और j कैप में है, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और उसको किस कौन सा डायरेक्शन में है, वो -j डायरेक्शन में, ठीक है। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, देखो -4j कैप लिखा है, तो इसको इस तरह समझना है, 4 × -j, ओके। मीन्स हम तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पर, और डायरेक्शन तो ये डिफाइन करता है। ये 3, 4, 5 ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये तो मैग्नीट्यूड है, बट यहाँ पर जो माइनस दिया है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि -j कैप दिया है। तो -j कैप किस तरह लिखेंगे हम, -j कैप डायरेक्शन में इंटू, देखो ये 4 इसका मैग्नीट्यूड है, और कौन सा डायरेक्शन में है, -j, उस हिसाब से +5k दिया है, तो पहले 5 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ कर लो, कौन से डायरेक्शन में, वो 5+k, तो यहाँ पर हो जाएगा 5k। तो इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से उसको लिखा जाता है, ड्रॉ किया जाता है। अब वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो जैसे हमने x और y में किया था, 3D में भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। 3D में भी इसी तरह का लिखना होता है कि अगर वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो जो वेक्टर अगर x डायरेक्शन में दिया हो उसका स्क्वायर, प्लस वेक्टर का y डायरेक्शन का स्क्वायर, प्लस वेक्टर का z डायरेक्शन का स्क्वायर, मीन्स x में, y में और z में जो भी दिया हो हमका उसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड x, y, z में क्या दिया है, 3 और 4 और 5, -4 लोगे तो भी आंसर उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ओके। यहाँ पर लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसका जो भी आंसर रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 + 16 25, 9 + 16 + 9 हाँ 25 + 25 √50 हो जाएगा इसका। उसी हिसाब से अगर हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या है हमारा, वेक्टर यहाँ पर है 3i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, ये हमारा वेक्टर है। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड किया, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर दिया, तो हमारा ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमको क्या मिला यहाँ पर, 3/√50 i कैप -4/√50 j कैप प्लस 5/√50 k कैप। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेक्टर को किस तरह से लिखा जाता है वो आप समझ गए। अगर यहाँ पे माइनस दिया हो मीन्स वो -j कैप डायरेक्शन में हो। जैसे कोई वेक्टर यहाँ पर दिया हो एग्जांपल -3i कैप -4j कैप, तो -3 क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा -3 और इस तरफ हो जाएगा -4, ठीक है। ये तो 3 और 4 हमको मैग्नीट्यूड तो लिखना है 3 और 4 ही, बट जो माइनस दिखा रहा है वो उसका डायरेक्शन दिखा रहा है कि -i कैप लिखा है, यहाँ पर -j कैप लिखा है। इतनी बात समझ पड़ गया हो तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर एक नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन नहीं किया हो आप, इसको इस तरह से और इस तरह से दोनों किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो इसको रफ करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं हम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर फाइंड द वेक्टर विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस एंड हैविंग द मैग्नीट्यूड 15। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमको ये वेक्टर को हमको नहीं फाइंड करना है, हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो ये वेक्टर के पैरेलल हो। मीन्स हमको ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करना है, हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पहले से दिया है, और हमको क्वेश्चन में बोला है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो कि ये वेक्टर के पैरेलल हो। तो वेक्टर के पैरेलल मतलब क्या होता है, सपोज का ये कोई वेक्टर है, ठीक है, इसके पैरेलल कोई वेक्टर होगा तो वेक्टर भी कुछ इस तरह से होगा, मीन्स इसके कुछ पैरेलल होगा, मैग्नीट्यूड भले अलग हो बट वेक्टर पैरेलल मतलब क्या होता है कि उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इससे हमको क्वेश्चन पढ़ने से क्या हिंट मिलता है कि जो वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो सेम है, मीन्स हमको जो वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको दिया है तो उसी के ऊपर से हम वेक्टर ढूंढ लेंगे। देखो वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको यहाँ पर दिया है 15। अब डायरेक्शन की बात आ गई, तो उसी के लिए क्वेश्चन में दिया है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो कि ये वेक्टर के पैरेलल हो।
तो ये वेक्टर के पैरेलल जो भी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन भी तो वही होगा। मीन्स अगर पहला ये वेक्टर अगर यहाँ पे जा रहा है तो दूसरा वेक्टर जो होगा उसके पैरेलल होगा, उसका डायरेक्शन भी तो यहाँ पर ही होगा। तो इससे हमको क्या हिंट मिल गया कि जो यूनिट वेक्टर है हमको यहाँ से मिल जाएगा। अगर यहाँ से हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें मीन्स हमको जो डायरेक्शन है वो मिल गया। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? डायरेक्शन। तो अगर यहाँ से हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें तो हमको वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। डायरेक्शन दोनों का सेम क्यों होगा? बिकॉज दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भले अलग हो बट डायरेक्शन हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको दिया है, क्या दिया है हमको? वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15। अब बात आ गई वेक्टर के डायरेक्शन की। तो वेक्टर का डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर हमारा क्या है? वेक्टर है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब बात आ गई वेक्टर की मैग्नीट्यूड की, मीन्स इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं, चलो इस वेक्टर को हम यहाँ पर बी वेक्टर डिफाइन कर, बिकॉज अब दो वेक्टर से कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है। इसको हम बी वेक्टर डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बी वेक्टर क्या दिया है यहाँ पर? बी वेक्टर दिया है यहाँ पर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप अपॉन, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से मिलेगा हमको? इसका स्क्वायर करके, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे? अंडर रूट लिखेंगे यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आता है? अंडर रूट ऑफ 50 आता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया, तो इसको 50 से डिवाइड कर दो, अंडर रूट ऑफ 50 से, तो हमको वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया। और हमको तो अगर ये वेक्टर का हमको डायरेक्शन मिल गया, ठीक है, ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो जो ये वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही हमको जो क्वेश्चन ने पूछा है उसी वेक्टर का वो भी डायरेक्शन होगा। तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पर हमारा जो वेक्टर फाइंड करना है हमको, रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड वेक्टर। हमको जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड हम 15 है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड उसका क्या है? 15, और उसका डायरेक्शन है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप डिवाइड बाय रूट 50। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है। रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है और रिक्वायर्ड वेक्टर का डायरेक्शन इतना है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा हो कि पैरेलल टू द वेक्टर हो तो आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो और हम पैरेलल दिया हो तो वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ना पैरेलल नहीं लिखा हो तो उसके जगह क्या लिखा रहेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता फाइंड द वेक्टर विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, तो फिर भी मैं यही कॉन्सेप्ट यूज़ करता। तो अगर पैरेलल दिया हो, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दिया हो, तो हमको याद कर लेना है कि उसमें यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। और किस तरह से सॉल्व करना है हमने देख लिया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो दिया ही था यहाँ पर, और वेक्टर का डायरेक्शन हमने यूनिट वेक्टर से फाइंड कर लिया। ओके, तो क्वेश्चन अंडरस्टूड हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो अंदर, 15 3 45, और अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आंसर हो गया। इसको किस तरह लिख दो? इस तरह से लिख सकते हो, 15 × 3 45, तो यहाँ हो जाएगा 45i कैप माइनस 15 4 60j कैप माइनस 15 5 75k कैप, और सबको रूट 50 से डिवाइड कर दो। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप यहाँ पर लिख दोगे ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तुम्हारा राइट आंसर है, ठीक है। तब ये क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। हमने सीख लिया कि वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के कंपोनेंट को किस तरह से लिखा जाए, हमने देख लिया। तो अब देखते हैं कि वेक्टर के कंपोनेंट का एडिशन किस तरह किया जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम बेसिक्स ही पढ़ेंगे, और आने वाला जो वीडियो होगा उसके ऊपर हम वेक्टर के कंपोनेंट का एडिशन का थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे। आज हम देख लेते हैं किस तरह से एडिशन किया जाता है, उसका थोड़ा शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। तो हम एडिशन ऑफ वेक्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर का एडिशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो उसका काम किस लिए पड़ गया, देखो पहले वो समझते हैं। सपोज़ यहाँ पर कोई एक वेक्टर है, जो भी वेक्टर हो, सपोज ए वेक्टर है, वो दिए हैं हमको 60 डिग्री एंगल पर, ओके। और यहाँ पर बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, वो हमको दिया है 30 डिग्री एंगल पर। हमारा वेक्टर कौन सा है? बी। ये भी एक्स और वाई है, और ये भी एक्स और वाई है। अब हमको किसी ने बोल दिया कि ये दो वेक्टर को ऐड करो,
बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो ये 60 डिग्री एंगल पर है, ये 30 डिग्री एंगल पर है, तब दोनों वेक्टर को ऐड किस तरह करेंगे, ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है। तो ये वेक्टर का ऐड करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले आप वेक्टर का पहले आप प्रोजेक्शन ले लो एक्स और वाई डायरेक्शन में, मीन्स कंपोनेंट ले लो उसका, इस वेक्टर का भी कंपोनेंट ले लो एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो उससे क्या मिलेगा कि हमको ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितना है हमको मिल जाएगा। उसी तरह से ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितना हमको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्स कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे और वाई वाई कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे, तो हमारा वेक्टर का आंसर आ जाता है। ठीक है, हमको एडिशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, एडिशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किस तरह से किया जाए, आप समझ रहे हो कि हमको उसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। देखो दो वेक्टर अलग अलग एंगल पर है, यहाँ पर हमको बोल दिया है दो वेक्टर को ऐड करो, ठीक है, ये अलग मूव कर रहा है, ये कहीं और जा रहा है, तो दोनों को ऐड किस तरह करें, बिकॉज ये वेक्टर है उसका डायरेक्शन कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, वेक्टर का कंपोनेंट ले लेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, वरना कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस 60 आई कैप, और इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन 60 जे कैप। उसी तरह से बी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा बी कॉस 30 आई कैप, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन 30 जे कैप। तो इसी तरह से कंपोनेंट में हमने ब्रेक कर लिया। तो हम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखना तो सीखा ही है। ए वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, ए कॉस 60 आई कैप प्लस ए साइन 60 जे कैप। उसी तरह से बी वेक्टर को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बी कॉस 30 आई कैप प्लस बी साइन 30 जे कैप। तो हमको अब देखो यहाँ पर आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट वेक्टर का मिल गया। उसी तरह से यहाँ पर आई कंपोनेंट और जे डायरेक्ट कंपोनेंट वेक्टर का मिल गया। तो हमको पता चल चुका है कि वेक्टर ये डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है। तो टोटल अगर पूछें कि ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, तो ये दोनों का अगर हम एडिशन करें दोनों का और यहाँ पर नेट आंसर लिखें, तो हम बोलें कि वेक्टर एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है। पहले तो हम नहीं बता पा रहे थे, बता देंगे कितना मूव कर रहा है वो, एक कॉस 60 प्लस बी साइन 30 बी कॉस 30 इंटू आई कैप। तो नेट कितना मूव कर रहा है, बिकॉज सेम डायरेक्शन में वेक्टर को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो हम डायरेक्टली ऐड कर लिए। उसी तरह से वाई, देखो वाई में टोटल कितना मूव कर रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए साइन 60 प्लस बी साइन 30 इंटू जे कैप। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि वेक्टर को आप वेक्टर का एक्स एक्स कंपोनेंट और वेक्टर का वाई वाई कंपोनेंट दोनों को आप अलग अलग सेपरेटली ऐड कर सकते हो। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मीन्स हमारा जो आंसर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका हमारा आंसर क्या जाएगा, ए कॉस 60 प्लस बी कॉस 60, ए कॉस 60 प्लस बी कॉस 60 बी कॉस 30 इंटू आई कैप प्लस ए साइन 60 प्लस बी साइन 30 इंटू जे कैप। ओके, तो वेक्टर को किस तरह ब्रेक किया जाए आप समझ गए कि वेक्टर का हम एडिशन ऑफ वेक्टर का कंपोनेंट किस तरह यूज़ करते हैं। हमने इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया और उसको हम डायरेक्टली इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। मीन्स अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हो हमको, डायरेक्ट हमको कोई क्वेश्चन दिया हो, इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हो इस तरह से कि ए वेक्टर दिया हमको 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के, 3D में भी वही कॉन्सेप्ट है, सब डायरेक्शन में अलग अलग उसको ऐड कर देना होता है। दूसरा दिया हमको 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। तो अगर दोनों वेक्टर का एडिशन पूछा हमको, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। इसका हमारा आंसर क्या जाएगा, ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर का आंसर क्या आएगा, पहले आई कंपोनेंट को ऐड कर दो, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा 8 आई कैप, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 जे कैप, और के वाला 5 प्लस 9 हो जाएगा 14 के कैप। हमने क्या किया, यहाँ पर आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को ऐड कर दिया। उसी तरह से कोई क्वेश्चन दूसरा दिया हो, यहाँ पर सपोज पी वेक्टर दिया हमको, पी वेक्टर 3 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस 9 आई कैप, और यहाँ पर क्यू वेक्टर हमको क्या दिया है, यहाँ पर
9k प्लस 4j प्लस 3i हमको इस तरह से दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमको p वेक्टर दिया है, q वेक्टर दिया है, दोनों को हम एडिशन करेंगे, p वेक्टर प्लस q वेक्टर। अब फिर से हमको क्या करना है, i कंपोनेंट को ऐड करना है, j कंपोनेंट को ऐड करना है, k कंपोनेंट को ऐड करना है। अब देखोगे यहाँ पर i तो यहाँ पर है और देखो i यहाँ पर है, ठीक है, k यहाँ पर है और k यहाँ पर है। तो ऑर्डर से मैटर नहीं करता कि यहाँ पर पहला कंपोनेंट ऐड नहीं करना है, बिकॉज देखो यहाँ पर j है और यहाँ पर k है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो 9 + 3 यहाँ पर 12 मत कर देना, देखो यहाँ पर j है, ठीक है, तो j वाला जो कंपोनेंट रहेगा उसको ही ऐड करना है, ठीक है। पहले यहाँ पर 9 है तो 9 + 3 हो जाएगा 12i और j वाला कहाँ है, 3j यहाँ पर है, 4j यहाँ पर है, देखो ये j वाला है, तो 3 + 4 7j और k वाला कहाँ पर है, ये 5k प्लस 9k तो हो जाएगा 14k, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, इसी तरह से आपको लिखना होता है। आपको ऑर्डर मैटर नहीं करना है कि पहला ऐड करना है, दूसरा और तीसरा। आपको देखना है कि वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है और उसी हिसाब से आपको ऐड करना होता है। सिंपली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। अगर जैसे हमको किसी ने पूछ लिया 3i माइनस 4j प्लस 5k और b वेक्टर हमको दिया है यहाँ पर। अभी आज हम सिर्फ ऊपर से समझ रहे हैं, इसका जो डेरिवेशन है और इसका जो क्वेश्चंस है हम कल करने वाले हैं, लेकिन आज सिर्फ बेसिक समझ लो कि किस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और b वेक्टर दिया हमको 4i प्लस 9j माइनस 5k, इस तरह से हमको दिया है यहाँ पर। हमको अब क्या पूछ लिया यहाँ पर कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर ढूंढो, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या करना है, तो सिंपली i कंपोनेंट को माइनस कर दो, j कंपोनेंट को माइनस कर दो और k कंपोनेंट को माइनस कर दो यहाँ पर। तो पहला क्या दिया है 3 और यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 4 i के बीच में माइनस का साइन लगाना है। और क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर प्लस लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्लस और यहाँ पर क्या है 4 माइनस 4 यहाँ पर है और यहाँ पर j है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस j, ठीक है। हमने यहाँ पर -4 दिया था तो हमने -4 लिखा और यहाँ पर +9 था, बट a माइनस b कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर -9 आ गया। और उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर ये 5k है तो 5 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा -5 और हमारा हो जाएगा k। अब समझ रहे हो मैंने किस तरह से लिखा है, मैंने a माइनस b लिखा है। देखो a यहाँ पर 3 था और -4, a यहाँ पे -4 था और -9, यहाँ पर 5 था तो 5 माइनस 5। हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -i और माइनस क्या आ जाएगा 9 - 4 13j और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 10k। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज हमने सिर्फ इसका बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट किस तरह से किया जाए। इसका आगे का जो कॉन्सेप्ट है हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। होप कि आप लेक्चर को मज़ा आया होगा। अगर आपको लेक्चर को थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप लेक्चर को दूसरे को शेयर करें, जिससे उन लोग को भी ये कंटेंट का फ़ायदा मिल सके। और वीडियो में लाइक करो, जिससे कि उसको देखकर मुझको मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।